हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आज है इसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें खुद से इस चैप्टर की छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी अपने हिसाब से दे रहा हूं, उसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी 5 से 6 मिनट में शुरू करते हैं। तब तक जो मैं बोलता हूं उसे ध्यान से सुनना। एटम्स का मतलब क्या होता है? एटम्स का मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं एटम्स के बारे में आऊँगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो एक पिल्लो है। पिल्लो है, वो किस चीज़ से बनता है? कपड़े से, और उसके अंदर कॉटन डाली जाती है, फिर उसे सिल दिया जाता है ना। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने तुम्हें एक ऐसा पिल्लो दिया जिसके ऊपर, मतलब सबसे पहले कैसे बना है वो पिल्लो? एक कॉटन है, कॉटन के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ाया, कपड़े को मैंने वहाँ से सी दिया, फिर उसके ऊपर मैंने एक और कपड़ा चढ़ाया, फिर उसके ऊपर एक और कपड़े की लेयर चढ़ाई, और ऐसे ही करते करते मैंने 6 कपड़े की लेयर जो हैं उसी पिल्लो के ऊपर, मतलब पिल्लो बना दिया 6 लेयर के कपड़े वाला। लास्ट में कॉटन है। तो अब मैं तुम्हें कहता हूं वो पिल्लो देने के बाद कि इसमें से मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढ के बताओ जिसको तुम अब और ज्यादा नहीं काट सकते, और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे? तुम मुझसे पिल्लो लोगे, उसके बाद खींचना नहीं, आराम से लेना, ठीक है? गुस्सा नहीं करना। जब तुम मुझसे पिल्लो लोगे तो तुम सबसे पहले तो पिल्लो का ऊपर वाला कवर फाड़ोगे, फिर उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दोगे। गुस्सा आ गया सर, आपने पता नहीं क्या काम दे दिया। फिर उसके बाद तुम एक और कपड़ा फाड़ोगे, पिल्लो का कवर फाड़ोगे, उसके बाद फिर उठा के उसे भी फेंक दोगे। फिर ऐसे ही तीसरा फाड़ोगे, चौथा फाड़ोगे, 5वां फाड़ोगे, उसके बाद आखिर में तुम्हें कॉटन मिलेगी। अब उस कॉटन को तुम जितना मर्जी फाड़ते रहो, काटते रहो, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में कॉटन ही है जिससे तुम और ज्यादा नहीं काट सकते हो। ठीक है, बात समझे मेरी? वैसे ही अब एटम्स के बारे में समझते हैं। तुम्हें चैप्टर 1 और 2 से ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है। मैंने भी तुम्हें पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से कि मैटर क्या होता है ना। तो तुम्हें यह पता है कि मैटर क्या होता है। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे आसपास में जितनी भी चीजें, हम ह्यूमंस मैटर हैं। वो घर जिसमें तुम रहते हो वो मैटर है, वो कमरा जिसमें तुम बैठे हो वो मैटर है, वो स्कूल जिसमें तुम पढ़ने जाते हो वो मैटर है। सब कुछ, इवन की हवा भी मैटर है। पता है ना? अब ये जो मैटर है ये बना है पार्टिकल्स से, ये भी तुम्हें पता है ना। ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है, और हर अलग अलग मैटर अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है। और एक मैटर के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, ये भी हमें पता है। पर अगर मैं तुम्हें कोई भी एक मैटर दे दूं और मैं तुम्हें कहूं कि इसे डिवाइड करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, इसको अंदर जाके देखते रहो, देखते रहो, जैसे मैंने पिल्लो दिया था कि बताओ इसमें से ऐसी कौन सी सबसे छोटी चीज है जो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती। वैसे मैं तुम्हें कोई भी पार्टिकल दे दूं, पार्टिकल कह रहा हूं, मैटर दे दूं, कोई भी मैटर दे दूं और कहूं कि मुझे बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा पार्टिकल होगा जिसे तुम अभी और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे, सबसे छोटा वाला पार्टिकल। ठीक है, और वो किसी भी मैटर में वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, लास्ट वाला सबसे छोटा पार्टिकल, वो है एटम। वो है एटम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सर? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो यार, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन भी एक एटम है, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बना H2O, और ये एक मॉलिक्यूल है। यानी हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, दोनों को मिलाया तो मेरे पास बन गया वाटर, जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो यानी कि एटम से मिलकर, कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर?
और ये सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये डिटेल में मैंने नहीं बताया है, डिटेल तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी शुरू होने वाली है, हुई नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं कि आखिर एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। शुरुआत में से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत छोटी इंट्रोडक्शन, आइडिया दे रहा हूं अपने हिसाब से, आसान भाषा में। पर अब तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसे शुरू करने वाला हूं। तो फिलहाल अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, ये जो मैंने लिखा है, चाहो तो नोट कर सकते हो। तब मैं साइड हो जाता हूं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो शुरू करते हैं अब इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ना। चलो शुरुआत करते हैं। जो हमारे पुराने टाइम के इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कोशिश की थी ढूंढने की अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर को। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराने टाइम के, जो हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे। इंडियन मतलब इंडिया के, ग्रीक मतलब ग्रीस के, और फिलोसोफर्स का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे बंदे जो कि कुछ सेट ऑफ आइडियाज या बिलीव्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, या किसी चीज़ के बारे में हमें एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, मतलब जैसे हम साइंस में हर चीज़ रिएक्शन करके, हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूफ करते हैं ना, तो ये उस तरीके से किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, पर बहुत सारी चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि मद्देनज़र रखते हुए, मानते हुए हमें कुछ चीज़ें बताते थे। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ आइडियाज़, कुछ बिलीव्स, कुछ मान्यताएं देते थे। ठीक है, वो होते हैं फिलोसोफर। और ये बहुत टाइम पहले ढूंढना चाह रहे थे अननोन या अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। अननोन मतलब जिसे हम नहीं जानते, अभी तक हमारे लिए अननोन थी उस टाइम पे, और अनसीन फॉर्म, अनसीन यानी कि अनदेखी, किसी ने देखी नहीं थी, वैसी मैटर की फॉर्म, यानी मैटर की वैसी शक्ल, मैटर की वैसी फॉर्म, यही बात हो गई। मतलब मैटर की वो वाली शक्ल, मैटर की डिटेल में, अंदरूनी हिस्से में ऐसी कौन सी चीज़ जो अभी हमारे लिए अनसीन है, अननोन है, ये वो जानना चाहते थे। तो पुराने टाइम पे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ये जानना चाहते थे कि अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर क्या है, इसके बारे में। उसके बाद ये इन्होंने मैटर को डिवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू किया। और ये जो मैटर की डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि मैटर को डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, और फिर एंड जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा उसके बारे में जानना, इसका जो आइडिया था वो शुरू हो गया था 500 बीसी में। 500 बीसी का मतलब है, तुम ऐसा मान सकते हो, 2520 साल पहले, 2520 ईयर्स अगो, इतने साल पहले से ये आइडिया शुरू हो गया था। ठीक है, आइडिया मतलब ऐसा ढूंढना या ऐसा सेट ऑफ बिलीव्स मानना शुरू हो गए थे कि मैटर को डिवाइड करते करते ऐसा एक अनसीन या अननोन फॉर्म ऑफ मैटर आता है। तुम्हें थोड़ी नॉइस आ रही होगी, पर शायद पास वाले घर में कोई ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेरी आवाज़ तो सही आ ही रही होगी तुम्हें। उसके बाद जो हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे उस टाइम पर, महर्षि कनड, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैं साइंस का टीचर हूं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, पहले कह रहा हूं। अब हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड, जिन्होंने कहा कि मैटर, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ, अगर मैं उसे डिवाइड करता रहूंगा तो मुझे छोटे और छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। पर डिवाइड करते करते छोटे पार्टिकल्स आते एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब फर्दर डिवीजन या और ज्यादा डिवीजन करनी पॉसिबल नहीं होगी। और वो पार्टिकल जो सबसे छोटा होगा, जिसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे,
उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। ये हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, तो उन्होंने इसको एक हिंदी नाम दिया था, हिंदी में परमाणु। ठीक है, इतना पता चल गया। महर्षि कन्नड़ हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने उस टाइम पर ऐसा कहा कि जो मैटर है, जिसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं, अगर हम उसे डिवाइड करते रहेंगे तो हमें छोटा और छोटे पार्टिकल मिलते जाएंगे। पर डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब फर्दर डिवीजन करना और ज़्यादा डिवीजन करना पॉसिबल नहीं रहेगा, और वो पार्टिकल जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे उस पार्टिकल को कहते हैं परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक और इंडियन फिलोसोफर थे पकुध कात्यायन। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, स्पेलिंग गलत नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन यानी मेरे बोलने का तरीका शायद गलत हो सकता है। मैं इनको शायद इनका नाम कुछ और हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, पर कंसेप्ट बिल्कुल तगड़ा बता रहा हूं, कुछ गलत नहीं बता रहा। पकुध कात्यायन एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब इन्हीं की इस बात को ना उन्होंने और आगे बढ़ाया, थोड़ा और डिटेल में जाके बताया कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। वो पार्टिकल यही वाले जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना सारे मैटर के, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो मैटर के अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं, और वो मिलाकर हमें मैटर देते हैं, मैटर के अलग अलग रूप देते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हमें देते हैं। बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म में मैटर के अंदर होते हैं, और वो हमें कई सारे अलग अलग तरह के मैटर देते हैं, कई सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हमें देते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि इन्होंने यही बताया कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक पार्टिकल ऐसा आएगा जो इतना छोटा होगा, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो होगा परमाणु। इन्होंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में उसका मतलब यही है कि वो होगा एटम। और फिर वो जो एटम होगा उसी से मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर जो है एक मेरे पास में पार्टिकल बना होगा, है ना। और जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिनके ज़रिए ही कई सारे अलग अलग मैटर बनेंगे। ये यहाँ पर कहा गया है इतना। अब ये तो था इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में। अब ग्रीक के जो फिलोसोफर थे उनका इस चीज़ के बारे में क्या कहना था वो जानते हैं। इतना तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम्स के बारे में और क्या कहा था। ठीक है, तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, हाँ ये उन फिलोसोफर्स के नाम थे। ये जो दो फिलोसोफर्स थे इन्होंने भी वही सेम चीज़ कही कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि फर्दर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, और वो पार्टिकल जिसकी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी इन्होंने भी उसे एटम कहा। वहाँ उन्होंने हिंदी में परमाणु बोल दिया था, यहाँ इन्होंने इंग्लिश में एटम बोल दिया। और एटम उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसे और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, वही मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक पार्टिकल ऐसा आएगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, और वो होगा एटम। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसे और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके। अब ये जितनी भी चीज़ें थी, इंडियन फिलोसोफर ने जो भी कही, ग्रीक फिलोसोफर ने जो भी कही, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड थी। यानी कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था, ये तो सिर्फ उन फिलोसोफर्स का मानना था, बिलीफ था, एक आइडिया दिया था उन्होंने कई सारी चीज़ों को देखते हुए, पर ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड नहीं था। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके उन्होंने इस चीज़ को नहीं निकाला था, ये मान्यता थी। तो यानी ये फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड था, फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड था, पर एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को नहीं निकाला गया था। ठीक है, और क्योंकि फिलोसोफर्स ने ऐसा कहा था उस टाइम पर, इसीलिए उसके बाद भी 18th सेंचुरी तक, टिल 18th सेंचुरी लोग ऐसा ही मानते रहे कि हाँ मैटर होता है, मैटर
का जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं। बस सब इतना ही मानते रहे 18th सेंचुरी तक। अब यहां फिलोसोफर्स का रोल खत्म होता है और साइंटिस्ट्स का रोल शुरू होता है। अब साइंटिस्ट आएंगे मैदान में और अब वो हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ प्रूव करते हुए हमें समझाएंगे। अब साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी के बाद क्या क्या किया वो हम जानेंगे अभी, पर पहले इसको नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो अब हम साइंटिस्ट का इसके ऊपर देखते हैं कि क्या कहना था साइंटिस्ट्स का, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के अंत आने तक साइंटिस्ट ये जान चुके थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो तुमने चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। अगर तुमने मुझसे चैप्टर 2 पढ़ा है तो यार मैंने तो पढ़ाया है, मैंने तो कोई चीज़ स्किप नहीं की है, सब कुछ पढ़ाया है मैंने। बाकी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में तुम्हें फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एलिमेंट क्या होता है यार, जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है, पर वहीं अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो बनता है कंपाउंड। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो, आपने तो हमें एटम और मॉलिक्यूल इस तरीके से समझाया था कि हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, वो मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप कह रहे हो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, मिलाओगे तो कंपाउंड बनेगा। सर आप तो गलत बता रहे हो, सर आपको तो आता ही नहीं है। अरे मैं गलत नहीं बता रहा हूं भाई, बात सुन ले, चुप हो जाए एक मिनट, मेरी बात तो सुन। देख, अगर मैं तुझे कहूं कि एलिमेंट है हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन जो है इसके भी फर्दर बहुत सारे डिविजन्स होंगे, क्योंकि मैं अगर मैटर को डिवाइड करते 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 उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंचता हूं जो कि एटम है, तो हाइड्रोजन भी तो एक मैटर ही हुआ एक तरीके से। और अगर मैं उस हाइड्रोजन को और तोड़ता रहता हूं, डिवाइड करता रहता हूं, तो करते 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 उसका भी तो एक छोटा सा पॉइंट आएगा, एक छोटा सा यूनिट आएगा, है ना। तो उस यूनिट को मैं इसका एटम कहूंगा। तो जो हाइड्रोजन का एटम होगा ना उसे भी मैं ऐसे हाइड्रोजन ही लिखूंगा, उसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि अगर ये हाइड्रोजन बड़े एच के साथ है तो ये एलिमेंट है, ऐसे छोटा सा एच लिख दो तो ये एटम है, ऐसा नहीं होगा। देख, एक हाइड्रोजन है, बड़ा सा एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर उसके बहुत सारे छोटे 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 यूनिट होंगे और उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो एटम होगा। और हाइड्रोजन का जो एटम है उसे भी हाइड्रोजन के सिंबल की तरह लिखा जाएगा, एच करके। आया समझ के नहीं आया अभी भी यार? और मैं कैसे समझाऊं तेरे को यार, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे लग नहीं रहा यार समझाने का। तुम ये समझो ना कि जैसे कि ये एक बड़ा सा गोला जो है ये एक पूरा का पूरा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अंदर ये छोटा सा पार्ट जो है, वैसे एलिमेंट के अंदर बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, यानी इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग, पर इसमें से इसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है इसे कहेंगे इस एलिमेंट का एटम। इस एलिमेंट का एटम, इस एलिमेंट का सबसे छोटा वाला यूनिट इस एलिमेंट का एटम है। और इस एलिमेंट का, समझ लो ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इस सबसे छोटे वाले, ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत कह देना सर ये तो हाइड्रोजन के एलिमेंट जैसा लग ही नहीं रहा है। अरे एग्जांपल ले रहा हूं यार, इतना भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं एक एलिमेंट लिया, समझ लो ये एलिमेंट है हाइड्रोजन का, तो अब इसका जो सबसे छोटा वाला यूनिट होगा, जो एटम होगा इसका, उसे भी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि हाइड्रोजन है ये, उसे मैं अलग थोड़ी लिखूंगा। ये होता है एटम और एलिमेंट में फर्क। एटम जो है वो एलिमेंट के अंदर होता है। तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि एलिमेंट अगर बाप है तो एटम उसका बेटा है छोटा सा, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर ही एटम है, और जब बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, समझ लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले एलिमेंट्स ने मिलके एक कंपाउंड बनाया H2O जो कि है वाटर। तो अब ये जो वाटर वाला कंपाउंड बना है,
इस कंपाउंड का भी तो एक बहुत ही छोटा सा यूनिट होगा, उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं और एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। एलिमेंट होता है एक पूरा का पूरा सब्सटेंस, पूरा का पूरा हाइड्रोजन, और उसके अंदर जितने भी उसके यूनिट्स हैं वो हैं उसके सबसे मतलब छोटे छोटे जो यूनिट है वो है उसके एटम, हाइड्रोजन के एटम। वैसे ही ये H2O अगर एक पूरा का पूरा कंपाउंड है तो इसके अंदर जो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं वो होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आया समझ में? अगर कंपाउंड है मेरे पास H2O बहुत बड़ा सा, तो उसके अंदर उसके जितने भी यूनिट्स हैं उसके अंदर जो इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो होंगे इस H2O के मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ऐसे ही लिखेंगे H2O, पर इस बार ये इसके मॉलिक्यूल हैं। सर पता कैसे चलेगा कि ये H2O मॉलिक्यूल है या कंपाउंड? तुझसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बता ये H2O मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड। स्कूल वाले या एनसीईआरटी वाले पागल नहीं हैं कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, बताओ ये H2O मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड। अरे कैसे बताएगा वो? उसे क्या पता कि तुमने इसको पूरा पूरा मॉलिक्यूल लिया है या पूरा पूरा कंपाउंड लिया है या उसके अंदर से छोटा सा मॉलिक्यूल लिया है। ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। तुमसे अगर कोई पूछेगा कुछ तो यही पूछेगा कि बताओ एलिमेंट्स और एटम्स में क्या फ़र्क है, या कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। कि एलिमेंट जो है वो पूरा का पूरा एक सब्सटेंस है, एटम उसका एक यूनिट है। कंपाउंड पूरा का पूरा एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल उसका एक यूनिट है। ठीक है, तो पहले पॉइंट को ही मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया कि 18th सेंचुरी के एंड तक अब साइंटिस्ट ये जान चुके थे, ये समझ चुके थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड से समझ लिया, मोटे मोटी चीज़ें समझ ली, तो उन्हें ये तो पता ही था कि अब एटम मॉलिक्यूल क्या है। वैसे यहाँ तक शायद अभी उन्हें ये अच्छे से क्लियर नहीं था एटम और मॉलिक्यूल जो उसके यूनिट है वो क्या है, पर धीरे धीरे उन्होंने ढूंढा। कैसे ढूंढा? सारी चीज़ें पता चलेंगी ना यार, धीरे धीरे पता चलेंगी ना यार, एकदम से थोड़ी। अब इतना जानने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए ये जानने में कि कैसे और क्यों एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कैसे और क्यों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं ये वो जानने में इंटरेस्टेड हो गए। उनकी इसमें से उत्सुकता आ गई, क्यूरियोसिटी आ गई जानने की। और उन्हें यह भी जानना था कि क्या होगा अगर एलिमेंट्स कंबाइन किए, क्या होगा अगर एलिमेंट्स कंबाइन किए। इंटरेस्टेड थे कि हाउ यानी कैसे, वाई मतलब क्यों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एंड व्हाट हैपेंड यानी कि क्या होगा अगर कंबाइन कर गए ये वो जानने में उत्सुक थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे एंटोइन एल लेवोइजियर, सबसे पहले फिर से सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में अच्छा नहीं हूँ, एंटोइन एल लेवोइजियर जी ने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन में। मैंने केमिकली लिख दिया गलती से, केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ठीक है, एंटोइन एल लेवोइजियर नाम के साइंटिस्ट ने, लेवोइजियर जी नाम के साइंटिस्ट ने हमें 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। और वो 2 लॉज उन्होंने प्रॉपर एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाले थे। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो, हमारे साइंटिस्ट भाई तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी और प्रूफ के साथ करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि सिर्फ एजम्पशन होती हैं, मानी गई होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये निकालते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कौन से 2 लॉज दिए, उन लॉज के बारे में और उन लॉज को प्रूव करने के लिए जो भी एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स का इनके बारे में क्या कहना था, क्या कब इसकी मतलब जो डिवाइड होने की और ये जो खोजबीन थी शुरू हुई, धीरे धीरे करते करते 18th सेंचुरी के अंत तक कैसे साइंटिस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर आए और उन्होंने इन चीज़ों पर अपनी स्टडी करनी स्टार्ट करी, वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो मेन टॉपिक्स हैं उससे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये थी जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर।
नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें बताता हूं। चलो, इसकी इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गई है, पर अब इस चैनल के बारे में तो मैं कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले तो अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, या फिर तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करना है, तो इन सभी चैप्टर्स को इस चैनल पर डिटेल में कंप्लीट करवा रखा है। हर एक एक चीज़ करवा रखी है। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में जितना कुछ भी उसके लिए दे रखा है सब कुछ करवा रखा है, कुछ नहीं छोड़ा गया। और इस हर चैप्टर के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हर एक लेक्चर को ऑर्डर वाइज, लेक्चर वाइज अरेंज किया हुआ है। तुम जाओ, जाकर देख सकते हो, सब कुछ उसमें डिटेल में करवा रखा है, हर एक चीज़ करवा रखी है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से लेक्चर नंबर 2 के साथ, इसके बाकी के 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। पढ़ लो।